मैं सुभद्रा सिंह स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल 3M स्टडी में। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए BSSC मेंस का प्रैक्टिस सेट 49 लेकर के आई हूँ और आप लोगों को इस प्रैक्टिस सेट में टोटल जो है 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है, इसीलिए इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहेंगे। तो चलिए फिर हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले अभी तक इस फैमिली सदस्य नहीं बने हैं तो सब्सक्राइब वाले बटन को दबा करके इस फैमिली सदस्य बन जाए और वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन के घंटे को प्रेस कर लें। तो चलिए फिर हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इस प्रैक्टिस सेट का जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वह क्या है? क्वेश्चन है आपका कि वायु की आर्द्रता से मापी जाती है। तो वायु की जो आर्द्रता मापी जाती है वह किससे मापी जाती है? तो वह हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। और एक होता है हाइड्रोमीटर जो कि जल का अपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। तो ये भी पॉइंट जो है आप लोग माइंड में रखेंगे। ओके। अब एक होता है हाइड्रोफोन। हाइड्रोफोन से जो है ध्वनि तरंगों की गणना पानी के अंदर किया जाता है। ओके। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 2 में है कि एम्स्टर्डम की राजधानी है। तो यह जो है किसकी राजधानी है? तो यह जो है आपका नीदरलैंड की राजधानी है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी। आपके ऑप्शन नंबर ए में है यूनाइटेड अरब अमीरात। तो इसका जो राजधानी है कहाँ पे है? अबू धाबी में। और आपके ऑप्शन नंबर सी में है दक्षिण कोरिया। तो दक्षिण कोरिया का जो राजधानी कहाँ पे है? सियोल में। और इसी का एक पड़ोसी देश है उत्तर कोरिया जो कि इसका राजधानी कहाँ पे है? पियोंगयांग में है। तो इसके साथ साथ जो है आप लोग इसको भी आप लोग माइंड में रखेंगे। और आपके ऑप्शन नंबर डी में है इटली। क्या है? इटली। तो इटली का जो कैपिटल कहाँ पे है? तो रोम में है। तो क्लियर। अब बढ़ते आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है कि आज़ाद हिंद एक भारतीय अस्थायी सरकार थी जिसे काबिज किए गए खाली जगह में वर्ष 1943 में स्थापित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, सिंगापुर। तो क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है कि बिंदुसार किसका पुत्र था? तो इस क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, चंद्रगुप्त मौर्य का जो पुत्र था वह कौन था? बिंदुसार था। और बिंदुसार का जो पुत्र था वह कौन था? अशोक था। और जो है यह किस वंश से संबंधित है? तो यह जो है आपके मौर्य वंश से संबंधित है। तो क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 5 में है कि छायांकन का आविष्कार किसने किया? तो इस क्वेश्चन का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, विलियम फ्रीज ग्रीन। तो ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपके ऑप्शन नंबर बी में है ऑथर फ्राई। क्या है? ऑथर फ्राई। तो इसने जो है पोस्ट इन नोट का आविष्कार किया है। तो क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 6 में है कि टेस्ला खाली जगह की एक इकाई है। तो टेस्ला जो है किसकी इकाई है? तो इस क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? चुंबकीय प्रेरण। तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग क्विकली जो है और सभी राशियों एवं उसके एसआई मात्रक को हम लोग क्विकली यहाँ पे रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कि आपका तरंगदैर्घ्य का जो एसआई मात्रक होता है वह क्या होता है? एंगस्ट्रॉम होता है। प्रदीप्ति घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है? लक्स होता है। ज्योति फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? ल्यूमेन होता है। प्रेरक का एसआई मात्रक क्या होता है? हेनरी होता है। पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर होता है। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलॉम होता है। विद्युत धारिता का एसआई मात्रक क्या होता है? फैराडे होता है। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है। उसके बाद आपका कोण का जो एसआई मात्रक होता है क्या होता है? रेडियन होता है। तो क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 7 में है कि भारतीय संविधान का आर्टिकल 19 बोलने आदि की स्वतंत्रता से संबंधित कुछ अधिकारों का संरक्षण किससे संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार। देखिए हमारे संविधान में जो मौलिक अधिकार का वर्णन है वह आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक है। तो इसी बीच जो है आपका आर्टिकल 19 आता है। तो यह भी किससे संबंधित होगा? तो आपका मौलिक अधिकार से संबंधित होगा। और मौलिक अधिकार को जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। क्लियर। और हमारे संविधान में भाग 3 में जो है इसे वर्णित किया गया है। और आपके ऑप्शन नंबर सी में है राजनीति निर्देशक
सिद्धांत ये जो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और इसे जो है संविधान के भाग 4 में रखा गया है। तो क्लियर, इन सारे पॉइंट को जो है आप लोग माइंड में रखेंगे। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 8 में है कि अंतारा किस देश की समाचार एजेंसी है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका सी उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इंडोनेशिया। क्या हो जाएगा? इंडोनेशिया। क्लियर। और आपके ऑप्शन नंबर ए में है इटली। तो इटली में कौन सी प्रमुख समाचार पत्र है? तो अंसा जो है वह इटली की समाचार एजेंसी है। क्लियर। और आपके ऑप्शन नंबर सी में है ब्रिटेन। तो ब्रिटेन में जो है रॉयटर्स जो है ब्रिटेन की समाचार एजेंसी है। क्लियर। और हमारे प्यारे भारत का जो समाचार एजेंसी कौन कौन से है, आइए उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि समाचार भारती, यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया और यूनिवार्ता, ये सभी जो है भारत की समाचार एजेंसियां हैं। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 9 में है कि भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में जन्म दर न्यूनतम है। तो इस क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, केरल में। देखिए, जहाँ पे सबसे अधिक साक्षरता होगी तो वहीं पे जन्म दर न्यूनतम होगी। तो इस क्वेश्चन का, इसलिए इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि केरल में जो है सबसे अधिक साक्षरता दर है। तो क्लियर। और आपके ऑप्शन नंबर बी में है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है यह भारत का, और बिहार में जो है सबसे अधिक जनघनत्व है। तो क्लियर, इन सारे पॉइंट को जो है आप लोग माइंड में रखेंगे। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 10 में है कि सार्क का सचिवालय कहाँ पर स्थित है। तो कहाँ पे स्थित है? तो इस क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काठमांडू में। कहाँ पे? काठमांडू में। यहाँ पे हम लोग सार्क की बात किए हैं। तो सार्क में कुल कितने सदस्य हैं? तो अभी प्रेजेंट टाइम में आपका 8 सदस्य हैं। कौन कौन सा? आपका भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका और अफगानिस्तान। और जब यह स्थापित किया गया था तो इसका स्थापना कब किया गया? तो 7-8 दिसंबर, 7 और 8 इन दोनों दिनों बैठकें हुई थी, उसके बाद इसको स्थापित किया गया था। तो 7-8 दिसंबर 1985 को जो है काठमांडू में इसकी स्थापना किया गया था। किसका? सार्क का। और उसमें जो थे सार्क के 7 ही सदस्य थे, बट अप्रैल 2008 में जो है 8वां सदस्य के रूप में जो है अफगानिस्तान को भी इसमें शामिल कर दिया गया। तो इन सारे पॉइंट को जो है आप लोग माइंड में रखेंगे। ओके। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 11 में है कि हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी कौन सी है। तो इस क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, शिवालिक। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 12 में है कि सामान्यतः किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजा राम मोहन राय को। क्लियर। यहाँ पे हम लोग राजा राम मोहन राय के बारे में चर्चा किए हैं, तो आइए कुछ और इसके बारे में जानकारियाँ प्राप्त करते हैं। राजा राम मोहन राय को जो है राजा की जो उपाधि दिए थे वो किसने दिए थे? अकबर द्वितीय ने दिए थे। और राजा राम मोहन राय ने जो है ब्रह्म समाज की जो स्थापना किए थे, कब किए थे? 20 अगस्त 1828 ईस्वी को किए थे। और सती प्रथा को समाप्त करने में भी राजा राम मोहन राय ने जो है अहम योगदान दिए थे। तो इनको भी जो है आप लोग माइंड में रखेंगे। और आपके ऑप्शन नंबर ए में है रविंद्रनाथ टैगोर। क्या है? रविंद्रनाथ टैगोर। तो रविंद्रनाथ टैगोर जो है राष्ट्रगान के रचना किए थे। तो क्लियर। और आपके ऑप्शन नंबर सी में है महात्मा ज्योतिबा फुले। तो इसने जो है 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना किए थे। और आपके ऑप्शन नंबर डी में है एम.जी. रानाडे। तो एम.जी. रानाडे जो है पुणे में सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 ईस्वी में किए थे। तो इन सारे पॉइंट को जो है आप लोग माइंड में रख लेंगे। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 13 में कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो इस क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी।
क्लियर। और गोदावरी को जो दक्षिण भारत की गंगा के नाम से भी जाना जाता है, तो यह भी पॉइंट आप लोग जो है माइंड में रखेंगे। और गोदावरी नदी जो निकलती है यह जो है नासिक जिले के त्र्यंबक ग्राम की पहाड़ी से निकलती है। और गोदावरी नदी की जो लंबाई है कितनी है, 1465 किलोमीटर है। क्लियर। और गोदावरी नदी जो है बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है। तो इन सारे पॉइंट को जो है आप लोग माइंड में रखेंगे। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 14 में कि निम्नलिखित में से किससे स्टेनलेस स्टील में कठोरता आती है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कार्बन। क्लियर। और आइए हम लोग यहाँ पे कार्बन की चर्चा किए हैं तो और कुछ भी जान लेते हैं। जैसे कि लोहा में जो है 0.1 से 1.5% कार्बन मिलाने से जो है यह क्या बन जाता है, आपका इस्पात बन जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका। और यहाँ पे स्टेनलेस स्टील है, तो स्टेनलेस स्टील में जो होता है वह उसमें जो है जंग नहीं लगता है। इसको भी जो है आप लोग माइंड में रखेंगे। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 15 में है कि निम्नलिखित में से किससे पौधों में खाद्य पदार्थ और अन्य तत्वों का वहन होता है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फ्लोएम। क्या हो जाएगा, फ्लोएम। क्लियर। और एक होता है जाइलम, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में मौजूद है। जाइलम का क्या कार्य होता है, यह जो है जाइलम जो है पौधों की जड़ों, तनों तथा पत्तियों में पाया जाता है जाइलम। ओके। और यह जो है जाइलम जो है जड़ों से खनिज लेवन को पौधों के अन्य भागों में पहुंचाने का जो कार्य करता हुआ जाइलम करता है। जबकि फ्लोएम का क्या कार्य क्या होता है कि पत्तियां जो भोजन बनाती है तो उन खाद्य पदार्थों एवं अन्य पोषक तत्वों को जो है पेड़ के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का जो कार्य होता है वह फ्लोएम का होता है। क्लियर। और एक होता है ब्राइकोफाइटा वर्ग होता है, जो कि पौधों का वर्ग होता है। और इन वर्गों के पौधों में जो है जाइलम एवं फ्लोएम का पूर्णतः क्या पाया जाता है, अभाव पाया जाता है। तो ये भी पॉइंट जो है आप लोग माइंड में सेट कर लेंगे। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 16 में है कि कपड़े धोने की मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है। तो इस क्वेश्चन का आपका सी उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, अब केंद्रीकरण के सिद्धांत पर कार्य करती है। देखिए यहाँ पे हम लोग कपड़े धोने की मशीन की चर्चा किए हैं, तो इसके साथ साथ जो है दूध से मक्खन निकालने वाली जो मशीन होती है यह भी जो है अब केंद्रीकरण के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। ओके। तो इसके साथ साथ जो है आप लोग यह पॉइंट जो है आप लोग माइंड में रख लेंगे। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 17 में है कि निम्नलिखित में से कौन सी बाहरी स्टोरेज डिवाइस नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी, रैम। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। और यह जो होता है बाहरी स्टोरेज डिवाइस नहीं है। तो क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 18 में कि राजस्थान में परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ पे सिचुएटेड है। तो इस क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, रावत भाटा। आइए हम लोग क्विकली जो है और सब राज्य कौन सा परमाणु विद्युत केंद्र जो है कौन से राज्य में सिचुएटेड है उसके बारे में भी क्विकली यहाँ पे रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कि कुंडलकुलम, तो कुंडलकुलम जो है कौन से राज्य में है, ये जो है आपका तमिलनाडु में है। उसके बाद तारापुर एवं जैतपुर परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ पे है, तो ये जो महाराष्ट्र में है। उसके बाद आपका काकरापाड़ा, यह परमाणु विद्युत केंद्र जो है कौन सा स्टेट में है, गुजरात में है। कैगा जो है कौन सा राज्य में स्थित है, तो यह कर्नाटक में है। तो क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 19 में कि कितनी भारतीय भाषाओं में सर्वोत्तम लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, 24। क्लियर। यहाँ पे हम लोग भाषा, कितनी भारतीय भाषा, तो भाषा की चर्चा किए हैं भाषाओं की, तो भाषाओं के बारे में भी कुछ जान लेती हैं। तो हमारे संविधान में जो
राजभाषा का उल्लेख है वह आर्टिकल 343 के तहत जो है वर्णित है हमारे संविधान में। और साहित्य अकादमी पुरस्कार की चर्चा की है यहाँ पे, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार की जो स्थापना हुई थी, कब हुई थी? मार्च 1954 ईस्वी में हुई थी। और इस पुरस्कार के तहत जो है क्या जो है पुरस्कृत किया जाता है पुरस्कार पाने वालों को, तो इसमें जो है 1 लाख रुपये का नगद उसके बाद पट्टिका दिया जाता है। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 20 में है कि निजता का अधिकार किसके अधीन आता है? तो इस क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, आर्टिकल 21। देखिए आर्टिकल 21 जो है आपके निजता के अधिकार से संबंधित है, बट आर्टिकल 21 को जो है वह निजता के अधिकार से संबंधित नहीं है। तो इन दोनों आप लोग फोकस करेंगे, आर्टिकल 21 एवं आर्टिकल 21A। तो आर्टिकल आपके 21A में जो है इसमें क्या वर्णन किया गया है, तो इसमें जो है 6 से 14 वर्ष के आयु के समस्त बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना। जबकि आर्टिकल आपका 21 में क्या है, निजता का अधिकार दिया गया है। तो इन सारे पॉइंट को जो है आप लोग माइंड में रखेंगे। और आपके ऑप्शन नंबर ए में है आर्टिकल 19। तो आर्टिकल 19 में क्या दिया हुआ है, यह स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। जबकि आर्टिकल आपका 18 में जो है यह इसका जो संबंध है उपाधि की वंशानुगत पद की समाप्ति से है। तो इन सारे पॉइंट को जो है आप लोग माइंड में रखेंगे। अब चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 21 में है कि शाहजहां के शासन काल में कौन सा विदेशी यात्री भारत आया था? तो इस क्वेश्चन का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, मनुक्की। क्लियर। और शाहजहां ये जो है आपके कौन से वंश के शासक हैं? तो ये जो मुगल वंश के शासक हैं। क्लियर। और आपके ऑप्शन नंबर ए में है थॉमस रो। तो यह जो है किसके शासन काल में भारत आए थे? तो सर थॉमस रो कहें या सर टॉमस रो कहें, दोनों का जो है एक ही व्यक्ति का नाम था। ओके। तो सर टॉमस रो या सर थॉमस रो जो है यह जो है जहांगीर के शासन काल में भारत आया था। और आपके ऑप्शन नंबर बी में जो विलियम हॉकिंस, यह भी जो है जहांगीर के शासन काल में ही भारत आया था। और आपके ऑप्शन नंबर सी में जो है इब्न बतूता, क्या है, इब्न बतूता, यह जो मोरक्को के निवासी थे जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। और इब्न बतूता जो है इसने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक लिखी है जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है जाना। ओके। तो इब्न बतूता जो है यात्रा वृत्तांत पुस्तक लिखी है, या यात्रा वृत्तांत को हम लोग दूसरे शब्दों में रेहला के नाम से भी जानते हैं। तो क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 22 में है कि मानव मस्तिष्क की कौन सी पाली श्रवण से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शंख पाली। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 23 में कि निम्नलिखित में से क्या जल में घुलनशील नहीं है? तो इस क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लेड सल्फेट। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 24 में कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा शक्र काठ कोयला का प्रयोग करते हुए शुद्ध तत्वों में से रंजक पदार्थों को दूर किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, अधिशोषण। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 25 में है कि क्या है कि स्तनधारियों में उत्सर्जन का एक महत्वपूर्ण कार्य निम्नलिखित में से कौन सा अवयव का होता है या करता है? तो इस क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, गुर्दा, जिसको हम लोग किडनी वृक्क के नाम से भी जानते हैं। क्लियर। आइए हम लोग यहाँ पे गुर्दे की चर्चा किए हैं तो इसके बारे में भी कुछ जान लेते हैं। तो मनुष्य के गुर्दे या वृक्क का जो वजन होता है 140 ग्राम होता है। और वृक्क का जो कार्यात्मक इकाई होती है वह क्या होती है? नेफ्रॉन होती है।
तो क्लियर। और मोलस्का संघ के जो भी प्राणी होते हैं तो मोलस्का संघ की उत्सर्जन भी वृक्कों के द्वारा ही होता है। इसके साथ साथ एनेलिडा संघ का उत्सर्जन अंग भी क्या होता है, वृक्क के माध्यम से ही होता है। तो इसको भी जो है आप लोग माइंड में रखेंगे। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 26 में कि भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकाल में निम्नलिखित में से किस कारण से वर्षा होती है। तो इस क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा, वह हो जाएगा आपका पश्चिमी विक्षोभ। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। और हाँ, यहाँ पे हम लोग किसकी बात किए हैं, भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकाल में। यदि हम लोग यह बात करें कि भारत में जो मानसून आता है तो यह कब आता है, तो यह जो आपका लगभग मिड जून को, मतलब 15 जून को जो लगभग यहाँ पे भारत में प्रवेश कर जाता है। और भारत में सबसे अधिक वर्षा जो होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। और मानसून शब्द का खोज जो किया था, सबसे पहले मानसून की जो खोज किया था किसने किया था, हिप्पलस ने किया था। ओके, तो इन सारे पॉइंट को जो है आप लोग माइंड में रखेंगे। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 27 में है कि जी का मान होता है। तो चलिए देखते हैं जी का मान क्या होता है। तो ऑप्शन को देखते हैं। ए में आपका विषुवत रेखा पर अधिक और ध्रुवों पर कम होता है। बी में आपका पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर कम होता है। और आपके ऑप्शन नंबर सी में है कि पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर बढ़ता है। और आपके ऑप्शन नंबर डी में है नियत रहता है। तो इस क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर जो है जी का मान जो है क्या होता है, कम होता है। और यहाँ पे जी का मतलब क्या होता है, तो गुरुत्वाकर्षण त्वरण से जी संबंधित है। ओके, और आइए हम लोग और कुछ भी जी के बारे में जान लेते हैं कि पृथ्वी पर जो है गुरुत्वाकर्षण का जो मान होता है कहाँ पे अधिक होता है, कहाँ पे कम होता है, इसके बारे में हम लोग जानकारियाँ प्राप्त कर लेते हैं। जैसे जी का मान जो है पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर क्या होता है, कम होता है, जो कि आपके इस क्वेश्चन भी हम लोग यहाँ पे प्राप्त कर लिए, जानकारियाँ प्राप्त कर लिए हैं। और जी का मान जो है पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर क्या होता है, घटता है। और जी का मान सर्वाधिक जो होता है कहाँ पे होता है, ध्रुवों पर होता है। और जी का मान न्यूनतम या शून्य जो होता है वह विषुवत रेखा पर होता है। क्लियर। और पृथ्वी के घूर्णन गति घटने पर जी का मान बढ़ता है, जबकि पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने पर जो है जी का मान घट जाता है। ये जो यहाँ पे एक दूसरे के अपोजिट होता है। जब पृथ्वी के घूर्णन गति का मान घटता है तो जी का मान बढ़ता है, जबकि पृथ्वी के घूर्णन गति का मान जब बढ़ता है तो जी का मान क्या होता है, घट जाता है। तो इन सारे पॉइंट को जो है आप लोग माइंड में रखेंगे। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर आपका 28 में कि निम्नलिखित रोगों में से कौन सा एक आनुवांशिक विकार है। तो इस क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, थैलेसीमिया रोग। ओके, तो आइए हम लोग यहाँ पे आनुवंशिक रोग या विकार की चर्चा किए हैं, तो और सभी रोगों के बारे में जान लेते हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि वर्णांधता, हीमोफीलिया, टर्नर सिंड्रोम, मंगोलिज्म, पटाउ सिंड्रोम आदि जो है ये सभी जो क्या है, आनुवांशिक रोग ही है। और यहाँ पे हम लोग वर्णांधता की बात की हैं, तो वर्णांधता रोग को हम लोग जो है डाल्टोनिज्म रोग के नाम से भी जानते हैं। और डाउन सिंड्रोम को जो हम लोग मंगोलिज्म के नाम से भी जानते हैं। तो इन सारे पॉइंट को जो है आप लोग माइंड में रखेंगे। अब चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। ओके, क्वेश्चन नंबर आपका 29 में कि ग्रैंड स्लैम शब्द किस खेल से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, लॉन टेनिस से। किससे, लॉन टेनिस से संबंधित है। यहाँ पे हम लोग लॉन टेनिस की चर्चा किए हैं, तो लॉन टेनिस से कौन कौन से शब्द जो है संबंधित है, प्रमुख शब्द, उसके बारे में हम लोग जो जानकारियाँ प्राप्त कर लेते हैं। जैसे कि आपका बैक हैंड ड्राइव, वॉली हाफ, वॉली लेट, फॉल्ट, स्मैश, ड्यूस, सर्विस, ट्राई ब्रेकर, लव, चेज, सेट इन, आउट, ये सभी जो है ग्रैंड स्लैम के शब्द हैं। ग्रैंड स्लैम नहीं, लॉन टेनिस के शब्द हैं। तो क्लियर। और
4 ग्रैंड स्लैम होता है, पूरे विश्व में जो है आपका 4 ग्रैंड स्लैम होता है। वो कौन कौन सा? आपका ऑस्ट्रेलियाई ओपन सबसे पहले होता है, उसके बाद फ्रेंच ओपन, उसके बाद विलियमडम ओपन होता है, उसके बाद यूएस ओपन होता है। तो क्लियर। अब चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 30 में है कि क्या है कि अंग्रेजों द्वारा भारत में फुटबॉल के खेल को किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो इस क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, 1848 ईस्वी में जो है इसको प्रारंभ किया गया था। क्लियर। और भारत में जो प्रथम फुटबॉल क्लब है वो कौन सा क्लब है? डलहौजी क्लब है। और फुटबॉल का जो जन्म हुआ था वो कौन से देश में हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। और भारत में सबसे पुराना फुटबॉल क्लब जो है वो कौन सा है? डूरंड क्लब है। तो इसको भी जो है ये सारे को आप लोग माइंड में रखेंगे। ओके, तो इस तरह से हम लोग इस प्रैक्टिस सेट में कितना क्वेश्चन थे? तो 30 क्वेश्चन थे। इन सारे क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे समझे और क्लियर भी किए। आई होप कि ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को माइंड में सेट हो गए होंगे। यदि लगे कि सेट हो गए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के पास इसको शेयर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।